हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, काकोरी के अमर क्रांतिकारी। सन 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद भारतीय क्रांतिकारियों में देश को स्वतंत्र कराने की भावना और अधिक बलवती हो उठी। वे देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए एकजुट होकर उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए। लेकिन क्रांति की इस मशाल को जलाए रखने के लिए गोला बारूद और हथियारों की आवश्यकता थी, जिन्हें खरीदने के लिए क्रांतिकारियों के पास धन नहीं था। फलतः अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटने का निर्णय लिया। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, निर्णय। निर्णय का अर्थ होता है डिसीजन लेना। लखनऊ सहारनपुर रेल मार्ग पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है काकोरी। काफी छोटा गांव है और यहाँ पैसेंजर ट्रेन ही रुका करती है। दिनांक 9/8/1925 को क्रांति नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी से 3 फरलांग आगे 6 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में गार्ड के डिब्बे में रखा सरकारी खजाने से भरा संदूक उतारकर उसमें रखी राशि 8,600 रुपये। यदि यह राशि उस समय बैंक में जमा होती तो आज यह बढ़कर लगभग 30 करोड़ रुपए हो जाती। लूट ली गई। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए बिस्मिल जी अपने 6 साथियों के साथ शाहजहांपुर से इस गाड़ी के तीसरी श्रेणी के डिब्बे में खिड़कियों के पास अलग अलग बैठ गए। इन्हें किसी भी सहयात्री से गपशप करने से मना कर दिया गया था। 3 क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां, शशि चंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी काकोरी स्टेशन से 2nd क्लास में चढ़े और उन्होंने गाड़ी की जंजीर खींचकर जंगल के पास ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन रुकते ही क्रांतिकारी फटाफट नीचे कूद गए। गार्ड अपने डिब्बे से उतरकर 2nd क्लास की ओर आ रहा था कि एक क्रांतिकारी ने पिस्तौल की नोक पर उसे जमीन पर औंधा लेटने के लिए बाध्य कर दिया। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, बाध्य। बाध्य का अर्थ होता है फोर्स करना, किसी को जबरदस्ती करना। इसी प्रकार अंग्रेज ड्राइवर को भी जमीन पर मुंह के बल लिटा दिया गया। सभी यात्रियों से निवेदन किया गया कि वे अपने अपने डिब्बों की खिड़कियां बंद कर अपने स्थान पर बैठे रहें और गाड़ी से नीचे नहीं उतरें। 3 क्रांतिकारियों ने ट्रेन के दोनों ओर पोजीशन ले ली और 5-5 मिनट के अंतराल से ऐसे फायर करते रहे मानो बहुत बड़े दल ने गाड़ी को घेर लिया हो। इसी बीच लखनऊ की ओर से देहरादून एक्सप्रेस वहां से गुजरी। इसका लाभ उठाकर एक गोरखा सैनिक अपनी राइफल के साथ मुकाबला करने की नीयत से ट्रेन से उतरा, परंतु चौकन्ने क्रांतिकारी की गोली से वहीं ढेर हो गया। एक अन्य यात्री ने खिड़की से हाथ निकालकर पिस्तौल से फायर करने का प्रयास किया, लेकिन क्रांतिकारियों की गोली से उसका हाथ बेकार हो गया और पिस्तौल क्रांतिकारियों को मिल गई। इस ट्रेन में अंग्रेज सरकार के 14 बंदूकधारी सिपाही तथा मेजर सहित 2 फौजी अंग्रेज यात्रा कर रहे थे। इस दौरान एक फौजी अधिकारी बेंच के नीचे और दूसरा शौचालय में घुस गया। दूसरी ओर अन्य क्रांतिकारियों ने खजाने से भरा संदूक गार्ड के डिब्बे से उतारा और हथौड़े बजाकर उसमें रखी रुपयों की थैली निकाल ली। थैलियों को खाली करके वहीं फेंक दिया गया
और केवल नकद धन लेकर क्रांतिकारी वहां से चंपत हो गए। यद्यपि सभी साथियों को घटनास्थल पर कोई भी वस्तु न छोड़ने की सलाह दी गई थी, लेकिन एक साथी की खादी की चादर वहीं छूट गई, जिससे पुलिस को महत्वपूर्ण सूत्र मिल गए। यद्यपि ट्रेन में 10 क्रांतिकारी ही सवार थे, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्रांतिकारी वहां जंगल में पहले से मौजूद थे। इनमें शाहजहांपुर के पंडित आत्माराम शर्मा तथा मुरादाबाद के ठाकुर रामपाल सिंह चौहान भी थे, जिन्हें पुलिस कभी न पकड़ पाई। आज़ादी के बाद पंडित जी शिक्षक बन गए और हेडमास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त का अर्थ होता है रिटायर होना। ठाकुर रामपाल सिंह लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षक रहे। ये कैसा विचित्र संयोग है कि पुलिस के हाथ न आने वाले इन क्रांतिकारियों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। क्रांतिकारियों ने सबसे पहले लूटे गए खजाने के रुपयों को बदलवा लिया, जिससे यदि सरकार इन रुपयों के नंबर घोषित कर दे तो क्रांतिकारियों को कठिनाई न हो। केवल कुछ छोटे नोट नहीं बदलवाए जा सके। इस घटना के कुछ दिनों बाद इन नंबरों के कुछ नोट शाहजहांपुर और इसके आसपास मिलने से पुलिस को इस क्षेत्र के क्रांतिकारियों पर शक हुआ, लेकिन पुलिस एकदम हाथ डालने से झिझक रही थी। खुफिया पुलिस प्रमुख मिस्टर हर्टन ने संदेह के आधार पर कुछ युवकों को बंदी बनाने पर जोर दिया। वीरभद्र तिवारी और बनवारी लाल पकड़ में आ गए। बिस्मिल जी निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें बनवारी लाल पर भरोसा था और वीरभद्र तिवारी तो उनके साथ ही नहीं आया था। लेकिन बनवारी लाल ने भरोसा तोड़ दिया। पुलिस की यातनाओं के सम्मुख वह टूट गया। फलतः 26 सितंबर 1925 को पुलिस ने 4 स्थानों पर छापा मारकर 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और शचींद्र नाथ बख्शी बाद में पकड़े गए। चंद्रशेखर आज़ाद तो कभी पुलिस के हाथ नहीं आए। पहले इन्हें अलग अलग रखा गया, जिससे कुछ को बहला फुसलाकर और कुछ को डराकर तोड़ा जा सके। सरकार थोड़ी सफल भी हुई। बनारसी लाल प्रमुख सरकारी गवाह बनवारी लाल मुखबिर, इंद्रभूषण मित्र इकबाली गवाह बन गए। सभी को लखनऊ जेल में रखा गया। लखनऊ में ही इस केस की सुनवाई हुई। अंग्रेज़ों के नृशंसता से लोग इतने भयभीत थे कि क्रांतिकारियों के सगे संबंधी भी उनकी पैरवी के लिए आगे आने में घबराते थे। धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। कुछ वरिष्ठ नेता आगे आए तो अन्य लोगों का भी उत्साह बढ़ा। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी, आचार्य नरेंद्र देव और श्री प्रकाश इनमें मुख्य थे। पंडित मोतीलाल नेहरू जी क्रांतिकारियों की ओर से मुकदमा लड़ने की जिम्मेदारी लखनऊ के प्रसिद्ध वकील श्री जगत नारायण मुल्ला को देना चाहते थे। सरकार को इसकी भनक लग गई और उन्होंने मुल्ला को क्रांतिकारियों की ओर से पैरवी करने से पहले ही सरकारी वकील बना दिया तथा पिता पुत्र श्री जगत नारायण मुल्ला और आनंद नारायण मुल्ला दोनों को ही भारी पारिश्रमिक देना स्वीकार कर लिया। बच्चों, यहाँ एक नया शब्द है, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब मेहनताना, फीस। यदि मुल्ला साहब को क्रांतिकारियों की ओर से पैरवी करने का संदेश पहले पहुंच जाता तो वह सरकारी वकील नहीं बनते। क्रांतिकारियों की ओर से गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानु गुप्त, अजीत प्रसाद जैन,
मोहनलाल सक्सेना, गोपीनाथ श्रीवास्तव और कोलकाता, जो पहले कलकत्ता था, के बैरिस्टर श्री बी के चौधरी ने पैरवी की। लगभग 1.5 साल के न्याय नाटक के बाद 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ। पकड़े हुए क्रांतिकारियों में से 15 को कुछ समय के बाद ही छोड़ दिया गया। शेष में से 14 सर्वश्री राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी तथा शेष को अन्य सजाएं दी गईं। बनवारी लाल को बरी कर देने और पुरस्कार आदि का लालच देकर पुलिस ने तोड़ लिया था। बनवारी लाल को वायदा माफ सरकारी गवाह बनाया गया था, फिर भी उसे 5 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। अंग्रेज अपनी न्यायप्रियता का बहुत ढोल पीटते रहे। उनकी न्यायप्रियता का प्रमाण इस तथ्य से मिल जाता है कि जो क्रांतिकारी काकोरी कांड में शामिल ही नहीं था, उसे इस केस के नाम पर फांसी का दंड दिया गया। सचिंद्रनाथ सान्याल भी इस कांड में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, फिर भी उन्हें काकोरी के नाम पर आजीवन काले पानी की सजा दी गई। अंग्रेज क्रांतिकारियों से इतने भयभीत थे कि येन केन प्रकारेण इन्हें सींखचों में बंद रखना चाहते थे। इसीलिए न्यायप्रियता का ढोंग रचाकर अदालती नाटक खेला गया। अशफाकुल्ला खां और सचिंद्रनाथ बख्शी तो फरार हो गए और काफ़ी समय बाद पकड़े गए। इन्हें बाद में काकोरी केस में पुलिस ने अदालत में पेश किया और बाद में लखनऊ जेल में अन्य क्रांतिकारियों के साथ रखा। फैसला सुनाने के बाद अंग्रेज न्यायाधीश सीधे स्टेशन पहुंचे। उनका सारा सामान पहले ही स्टेशन पहुंच चुका था। वह लंबे अवकाश पर इंग्लैंड चले गए। उन्हें यह भय था कि कोई क्रांतिकारी अथवा उनका हमदर्द उन्हें हानि पहुंचा सकता है। फैसला सुनने के बाद क्रांतिकारियों ने अदालत में ही जश्न मनाया। छोटे क्रांतिकारियों ने बड़े क्रांतिकारियों के चरण स्पर्श किए। कुछ लोग अदालत में ही पुष्पहार ले आए थे। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, पुष्पहार। पुष्पहार अर्थात फूलों की माला। फांसी की सजा पाए क्रांतिकारियों को पुष्पहार पहनाए गए। ठाकुर रोशन सिंह फांसी की सजा से फूले न समाते थे। अदालत से बाहर निकलने पर लखनऊ की जनता ने क्रांतिकारियों का जोरदार स्वागत किया। कोई उन्हें हार पहना रहा था तो कोई मिठाई खिला रहा था। बार बार वंदे मातरम, भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा था। नियमानुसार निर्णय के बाद कैदियों को अलग अलग रखा जाता है, किंतु क्रांतिकारियों के आग्रह पर उस दिन सबको साथ रखा गया। सबने रात भर समारोह मनाया, देशभक्ति के गीत और भजन गाए। जेल के प्रहरी भी उसमें लुक छिपकर शामिल हुए। अगले दिन उन्हें अलग अलग किया गया। फांसी की सज़ा पाने वालों को अलग अलग जेलों में भेजा गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाकुल्ला खां को फैज़ाबाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा तथा ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल भेज दिया गया। जनता ने फांसी की सज़ा पाए क्रांतिकारियों की सज़ा कम कराने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किया। मामला प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इन अपीलों के लंबित रहने से फांसी की तारीख ज़रूर 2 बार टल गई। इधर सरकार ने भी क्रांतिकारियों की सज़ाएं बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की और जिन क्रांतिकारियों को 10 वर्ष की सज़ाएं दी गई थी, अर्थात जोगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल गुप्ता, गोविंद चरण, राजकुमार सिन्हा, रामकृष्ण खत्री की सज़ाएं बढ़ाकर आजन्म काला पानी तथा 7 वर्ष वाले दोनों क्रांतिकारियों विष्णु शरण दुबलिश और
सुरेश चंद्र भट्टाचार्य की अवधि बढ़ाकर 10-10 वर्ष कर दी गई। मनमथनाथ गुप्ता के अल्पायु होने के कारण उनकी 14 वर्ष की सज़ा में कोई भी कमी वृद्धि नहीं हुई। इन क्रांतिकारियों को अंततः 19 दिसंबर 1927 को फांसी देने का निर्णय हुआ, लेकिन अंग्रेज सरकार कुछ क्रांतिकारियों से अत्यधिक भयभीत थी। इसलिए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में 19 के स्थान पर 17 दिसंबर को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन्हें 2 दिन पूर्व क्यों फांसी दी गई, इसका उत्तर आज भी अनुत्तरित है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, अनुत्तरित। अनुत्तरित का अर्थ होता है जिसका कोई उत्तर ना हो, ऐसा सवाल जिसका कोई आंसर नहीं है। गोरखपुर, फैज़ाबाद, इलाहाबाद और गोंडा निवासियों ने इनके शवों को प्राप्त कर कृतज्ञता पूर्वक इन्हें अंतिम प्रणाम किया। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जल, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र्य समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अर्थात जब तक इस गंगा माँ के नदी में जल है, अग्नि में ज्वाला है, सूर्य में ताप है, तब तक स्वतंत्रता संग्राम की इस वेदी पर अर्पित होते रहेंगे, अर्थात अपना जीवन दान करते रहेंगे। अनगिनत जीवन, अनगिनत युवा। तो देखा बच्चों, कितने वीरों की कहानी है हमारे देश, ये धरती। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। आप इसे स्वयं भी पढ़ें और अभ्यास भी करें।